कोण BDC का मान होगा 90 प्लस कोण A/2, ठीक है। तो कोण BDC का मान हमें कितना दे रखा है 135, तो हम यहाँ रख लेते हैं 135 बराबर 90 प्लस कोण A/2, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर कोण A/2 की वैल्यू निकालूं तो ये 90 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 45, और A/2 बराबर 45 है, तो कोण A बराबर कितना हो जाएगा 90 अंश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर मेरा कितना हो जाएगा 90 अंश। यही सेम का सेम क्वेश्चन अगर हमसे इस तरीके से पूछता कि त्रिभुज ABC के बाह्य समद्विभाजक, जैसे मान लो कोण ये है और इसका समद्विभाजक ये और इसका समद्विभाजक ये और यहाँ बिंदु D पर मिल रहा है, तो ये वाला जो कोण बनेगा वो इस कोण से कैसा रिलेशन बनता है उसका, जैसे मान लो ये B है, ये C है और ये D है और ये कोण A है, तो यहाँ पर बनेगा कोण BDC बराबर 90 माइनस कोण A/2, है ना। ये बनता है बाह्य समद्विभाजक में और ये बनता है अंतः समद्विभाजक में। हेलो फ्रेंड्स, CHSL 2020 की 36 शिफ्ट्स को हम सॉल्व कर रहे हैं और आज हम इसकी चौथी शिफ्ट को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ग्राफ का है। ABCDE 5 स्कूल दिए गए हैं, इसमें विज्ञान, मानविकी, व्यवसायिक ये दिए हुए हैं ना। फर्स्ट लाइन हमारी यहाँ पर विज्ञान की है, सेकंड लाइन हमारी यहाँ पर मानविकी की है और थर्ड लाइन हमारी यहाँ पर व्यवसायिक की है। तो हमसे पूछा क्या है कि स्कूलों ACE में व्यवसायिक शाखा में नामांकित छात्रों की कुल संख्या का स्कूल BDE में मानविकी शाखा में नामांकित छात्रों की कुल संख्या से अनुपात क्या है। तो हमें AC और E किसका देखना है, व्यवसायिक का देखना है। तो A, C और E, तो A तो ये है और व्यवसायिक कौन सा है लास्ट वाला, तो A का हो गया 50, C का हो गया 35 और E का हो गया कितना 50। तो 50, 50, 100 और 35 कितने हो गए 135। इससे अनुपात हमें देखना है B, D और E में, मानविकी में, है ना। तो मानविकी कौन सी है, बीच वाली है, तो मानविकी कौन सी हो गई हमारी B, D और E में। तो B में कितना है 82, D में कितना है 45 और E में कितना है 35। तो 45 और 35 कितना हो गया ये 80, 80 और 82 कितना हो गया 162। 9 से काट देते हैं, 9 एकम 9 बचेगा 4, 9 पन्ना 45 और यहाँ 9 से काटेंगे 9 एकम 9 बचेगा 7, 9 8 72, फिर 3 से काट दो 5 बार, 3 से काट दो 6 बार। तो क्या अनुपात बना 5:6, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A/B बराबर 2:3 और C/D बराबर 5A/3B है, तो 2C/5D का मान ज्ञात करें, है ना। तो हमें क्या करना है, इसमें A और B का रेशियो दिया हुआ है, A/B दिया हुआ है, हमें कितना दिया हुआ है 2:3। हमें C/D क्या दिया हुआ है, C/D दिया हुआ है हमें 5A/3B, है ना। तो यदि मैं मान लूँ कि A का मान 2 और B का मान 3 है, तो यहाँ पर C और D का रेशियो 5A, A की वैल्यू कितनी 2, तो 5A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, 3B, B की वैल्यू कितनी है 3, तो 3B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, है ना। और हमसे क्या पूछा है 2C/5D, तो 2C, C की वैल्यू 10 है, तो 2C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 और 5D, D की वैल्यू कितनी है 9, तो 5D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, है ना। तो 5 से 4 टाइम और ये 5 से 9 टाइम, तो कितना रेशियो आ गया 4:9। तो करेक्ट आंसर में कितना हो गया मेरा 4:9, है ना। तो सिंपल हमें यहाँ पर अनुपात में जब इस तरीके से दिया हो कि A/B और किसी अगले रेशियो का A और B के रूप में दिया हो, तो हम डायरेक्ट वहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। कब तक, जब तक ये इनकी पावर जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे A और B की पावर कितनी है 1 है, तो ये दोनों डायरेक्ट कंपेयर हम कर सकते हैं। लेकिन यदि A² और B की वैल्यू दी रहती है यहाँ पे मान लो 4 और 3, तो फिर हम उसको डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर पाते, या 2 और 3 तो डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जब भी एक जैसी पावर होती है तो हम डायरेक्ट कंपेयर करके उसकी आगे की वैल्यू को ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक वृत्त की 2 जीवाएं AB और CD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। CO बराबर 4 सेंटीमीटर, OD बराबर 3.75 सेंटीमीटर और AB बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो OA और OB में से छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी, है ना। तो सबसे पहले ये मैं देखिए आपको, मैंने जब हमने अभी तक 3 शिफ्ट की हो, तीनों शिफ्टों में ये प्रतिच्छेद वाला क्वेश्चन जरूर आया है। जब कभी बाहर प्रतिच्छेद करती हैं, कभी अंदर प्रतिच्छेद करती हैं, और ये इसका प्रतिच्छेद बिंदु O दिया हुआ है। AB और CD ये हो गई हमारी जीवा AB और ये हो गई हमारी जीवा CD। हमसे क्या दिया है CO बराबर 4 सेंटीमीटर, मतलब CO की इनकी दूरी कितनी है 4। OD बराबर कितना दिया है 3.75 और AB की लंबाई दी हुई है हमें 8,
इस ए से लेके बी तक की लंबाई कितनी दी हुई है, हमें 8 दी हुई है। ये पूरा 8 है। जैसे मैं मान लूँ यहाँ से ए से ओ तक यदि x है तो ओ से बी तक कितना होगा 8 माइनस एक्स, है ना। जैसे मान लो 8 है, अगर एक का मान 5 है जैसे मान लो, तो दूसरे का मान कितना होगा 3। तो कैसे पता चलेगा, 8 में से 5 गया 3, है ना। जैसे 8 में अगर एक x है तो दूसरा कितना होगा 8 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने ओ से लेके ए तक की दूरी कितनी मान ली है x, तो मैंने यहाँ पर ओ से लेके बी तक की दूरी मैंने कितनी ले ली है 8 माइनस एक्स, ठीक है। अब मैं इस पे वही प्रमेय लगा लेता हूँ, ओ से लेके सी तक का गुणा सी ओ इंटू ओ से लेके डी तक का गुणा ओ डी बराबर ओ से लेके ए तक का गुणा ओ ए इंटू ओ से लेके बी तक का गुणा ओ बी, है ना। हमेशा जिस पॉइंट पे मीट कर रही हैं हमारी जीवाएं, है ना, कॉर्ड्स, उस पॉइंट तक हमें जाना है। ए से लेके ओ, बी से लेके ओ से लेके सी और ओ से लेके डी। सी ओ की वैल्यू कितनी है 4, ओ डी की वैल्यू कितनी है 3.75, ओ ए की वैल्यू कितनी है x ना, बराबर आएगा यहाँ पर 3.75 बराबर x की वैल्यू x, ओ ए की वैल्यू मैंने x ले लिया और ओ बी की वैल्यू कितनी हो गई 8 माइनस एक्स। तो अब इनको सॉल्व कर लेंगे। देखो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 और 4 का 7.75 मतलब 3/4, तो 4 का 3/4 कितना होगा, 4 का 3/4 3 होगा। तो 4 और 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 बराबर x इंटू 8 माइनस एक्स, है ना। अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लूँ, ये बन जाएगा, यहाँ पे गुणा करूंगा तो मैं 8x और माइनस का 8x स्क्वायर और यहाँ पे 15, तो समीकरण बनेगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 15 बराबर 0। फिर मैं इनको सॉल्व करके x और x के दो मान निकाल लूंगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये है मेरे पास कि यहाँ पर जो आया है मेरा 15 बराबर x इंटू 8 माइनस एक्स, तो मैं मन से 15 के दो गुणनखंड बना लूँ। तो 15 के दो गुणनखंड क्या बनते हैं 3 और 5, है ना। और 3 और 5 का गुणा मैं चेक कर लूँ, x को मैं 5 ले लूँ तो 8 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा 3। तो इसकी मतलब यह है कि x की वैल्यू कितनी है 5 और 8 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 3। तो ये दोनों ही OA और OB है। x और x माइनस 8 माइनस एक्स क्या है OA और OB। हमसे क्या पूछा है छोटी भुजा, तो 5 और 3 में छोटी भुजा कौन सी है 3 है ना। और जब मैं इसका देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी जब सॉल्व करूंगा तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 15 बराबर में 0 आएगा। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ c का a में गुणा करता हूँ, है ना। तो यहाँ पर a का मान कितना है 1 है, तो 15 में 1 का गुणा आएगा तो कितना आएगा 15 एकम 15, और 15 को मेरे को ऐसे तोड़ना पड़ेगा कि जोड़ने घटाने पे कितना है 8 आए, तो क्या बनेगा 3 5 15। तो इसके दो गुणनखंड बनेंगे 3 और 5, और यहाँ माइनस है तो दोनों काय में बनेंगे प्लस में ही बनेंगे, है ना। तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से भी बिना उसको आगे बढ़ाए हम जो गुणनखंड बने हैं हमारे, उसी से हम पता कर सकते हैं कि हमारा मान क्या होगा। तो छोटा मान पूछा था तो छोटा मान का मान कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है। एसी पर डी बिंदु इस प्रकार है कि एडी बराबर 12 सेंटीमीटर और CD बराबर 16 सेंटीमीटर है। यदि BD कोण ABC को समद्विभाजित करता है तो कोण ABC का परिमाप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे जिसमें कोण B को हम समकोण रखेंगे। ये हो गया मान लो ABC, और दिया हुआ है कि AC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। मान लो यहाँ कहीं एक D बिंदु स्थित है। AD बराबर है 12, A से लेकर D तक की दूरी है 12, और CD बराबर है 16। CD बराबर कितना दिया हुआ है 16। अब हमसे बोला है कि BD कोण ABC को समद्विभाजित करती है। तो ये जो BD है ये कोण ABC को, मतलब ये 90 वाले कोण को समद्विभाजित करती है। मतलब इतना कोण कितना हो जाएगा 45, और ये वाला कोण कितना हो जाएगा 45, है ना। हम क्या करेंगे इसमें sin 45 का sin 45 लगा लेंगे। sin 45 मतलब कितना 1/√2, तो 1/√2। जैसे इसका मान निकालना पड़ेगा मेरे को और इसका मान निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए, है ना। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले sin 40 तो लंब बटे कर्ण, ये 90 बनेगा लंब बटे कर्ण, तो कितना 1/√2 बराबर कितना हो जाएगा 12 के बटे में AB, ठीक है। तो AB बराबर हो गया मेरा 12√2, ठीक है। दूसरा यहाँ पर मैं जब इसको लूंगा तो ये 90 हो जाएगा, 90 के सामने ये हो जाएगा कर्ण, तो फिर लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर BC का मान कितना आ जाएगा 16√2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे तीनों को जोड़ देंगे। तो तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा देखिए, यहाँ पे ये हो गया 12√2, ये हो गया 16√2, मतलब कितना हो गया ये 28√2, और ये कितना है 16 और 12 28। तो परिमाप के लिए हमें क्या करना पड़ता है तीनों भुजाओं को जोड़ना पड़ता है। तो 28 में यहाँ से कॉमन ले लूंगा, कितना हो जाएगा 1 + √2, और ये हो जाएगा 28, और 1 + √2 की वैल्यू 4, है ना, 1.414। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा 1.4
1.4 मतलब 2.4 है ना। तो 28 दूनी हो जाएगा 56 प्लस 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, 11.2, तो ये कितना हो जाएगा 67.2। तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पर कितना हो जाएगा 67.2। त्रिभुज ABC में यदि BD और CD क्रमशः कोण B और कोण C को समद्विभाजित करती हैं और कोण BDC बराबर 135 अंश है तो कोण BAC की माप ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए ये बिल्कुल प्रमेय पे हमारा थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने ज्योमेट्री की एक थ्योरम वाली एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने यहाँ पर बताया है, जैसे मान लो ये कोण त्रिभुज है ABC और इसका अगर आंतरिक मिले, है ना, इसका समद्विभाजक एक ये है और इसका समद्विभाजक एक ये है ना, और ये मान लो बिंदु D, कोण BDC का मान होगा 90 प्लस कोण A/2, ठीक है। तो कोण BDC का मान हमें कितना दे रखा है 135, तो हम यहाँ रख लेते हैं 135 बराबर 90 प्लस कोण A/2, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर कोण A/2 की वैल्यू निकालूं तो ये 90 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 45, और A/2 बराबर 45 है तो कोण A बराबर कितना हो जाएगा 90 अंश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर मेरा कितना हो जाएगा 90 अंश। यही सेम का सेम क्वेश्चन अगर हमसे इस तरीके से पूछता कि त्रिभुज ABC के बाह्य समद्विभाजक, जैसे मान लो कोण ये है और इसका समद्विभाजक ये और इसका समद्विभाजक ये और यहाँ बिंदु D पर मिल रहा है, तो ये वाला जो कोण बनेगा वो इस कोण से कैसा रिलेशन बनता है उसका, जैसे मान लो ये B है, ये C है और ये D है और ये कोण A है, तो यहाँ पर बनेगा कोण BDC बराबर 90 माइनस कोण A/2, है ना। ये बनता है बाह्य समद्विभाजक में और ये बनता है अंतः समद्विभाजक में। तो जो भी हो हम वहां पे इसको दोनों हमें पता होना चाहिए। अभी ये पूछा हो सकता है हमारे इस साल के पेपर में बाह्य समद्विभाजक वाला क्वेश्चन आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 28 सेंटीमीटर भुजा वाले समचतुर्भुज का एक कोण 60 अंश है, बड़े विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए जो हमारा समचतुर्भुज है उसके डायग्राम दो तरीके से बनते हैं, एक तो ये बनता है ना, इसको वर्ग को हम थोड़ा टिल्ड कर देते हैं, और दूसरा बनता है काइट शेप वाला, है ना। तो जब भी हमें विकर्ण निकालना हो तो हमें काइट शेप वाला डायग्राम बनाना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने में आसान होता है ना। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि मेरा ये वाला जो विकर्ण है वो बड़ा है और ये वाला विकर्ण क्या है छोटा है। अब हमने क्या बोला है कि इसकी भुजा कितनी है 28 है और एक कोण कितना दे रखा है, एक कोण दे रखा है हमें 60, तो ये वाला कोण 60 था, तो मान लो ये कितना हो गया 30 पे डिवाइड हो गया ये। अब देखिए मुझे ये वाली भुजा पता चल जाए तो मैं इसका जस्ट डबल कर दूंगा तो बड़ा वाला विकर्ण पता चल जाएगा। तो ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ, थीटा के सामने वाला क्या है लंब और ये क्या है आधार और ये क्या है कर्ण, है ना। तो आधार और कर्ण मतलब मैं cos थीटा लगा लेता हूँ, तो cos 30 बराबर कितना हो जाएगा, cos 30 बराबर हो जाएगा आधार में मान लेता हूँ इसको x और कर्ण कितना दिया हुआ है मुझे 28, तो cos 30 मतलब कितना √3/2 और बराबर में कितना हो जाएगा x के बटे में 28, तो मैं 2 से काट दूंगा कितना 14, तो x बराबर कितना आ जाएगा 14√3। तो यहाँ पर ये जो हमने आधार माना था ये कितना आया है 14√3, तो यहाँ से यहाँ तक 14√3, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 14√3। तो ये जो पूरा बड़ा वाला विकर्ण है वो कितना हो जाएगा 14 28√3। तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पर कितना हो जाएगा 28√3, है ना। तो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, साथ ही साथ जो समचतुर्भुज का विकर्ण होता है वो कोण को भी समद्विभाजित करता है ना। तो समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी अगर पता है तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ यहाँ पर मैं आपको एक जरूरी जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी हम केवल मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे थे और ये हमारी चौथी शिफ्ट थी। अब मैं कल से एक मैथ्स की और एक इंग्लिश की दोनों की शिफ्ट को अपलोड करूँगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अब आगे से आपको मैथ्स और इंग्लिश दोनों का 2020 का एक शिफ्ट जो है वो रोज मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि cosec थीटा इक्वल टू 41/9 है तो थीटा न्यून कोण है तो 5 tan थीटा का मान ज्ञात करें। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या रहता है, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं और त्रिभुज में cosec थीटा की वैल्यू ले लेते हैं ना। तो मैंने ये डायग्राम बना लिया, ये ले लिया 90 और ये मान लो मैंने ले लिया थीटा। और cosec थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है sin थीटा का उल्टा, है ना। तो लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब मतलब 41 के बटे में 9, है ना। ये हो गया मेरा cosec थीटा। हमसे क्या पूछा देखिए, और ट्रिपलेट अगर यदि आपको याद हो तो 40 9 और 41 से ट्रिपलेट बनता है ना। देखिए ये 41 है ये 9 है तो ये कितना हो जाएगा 40। हमसे क्या पूछा है 5 tan थीटा, तो 5 tan थीटा की वैल्यू क्या होती है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार मतलब कितना 9/40, है ना। थीटा के सामने वाला लंब 90 के सामने वाला कर्ण है तो ये क्या हो गया आधार, तो 5 से काट दो कितना हो जाएगा, ये 5 से कटेगा 8 बार तो क्या बचेगा 9/8। तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पर कितना होने वाला है 9/8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
निम्न समीकरण में थीटा का मान ज्ञात करें। 3 cot थीटा प्लस tan थीटा माइनस 2√3 बराबर 0, और थीटा की वैल्यू हमें 0 से 90 के बीच में दी हुई है ना। तो सबसे पहले या तो हम इसको पुट करके सॉल्व कर लें, है ना, थीटा की वैल्यू एक 1 by 1 ऑप्शन से पुट कर लें और इसको सॉल्व कर दें, या फिर हम इसको इक्वेशन के रूप में बना लें। तो मैं इक्वेशन के रूप में बना के सॉल्व कर लेता हूँ, बाकी पुट तो आप खुद ही कर लोगे। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1/tan थीटा, है ना, या मैं ले लेता हूँ tan थीटा बराबर x, tan थीटा बराबर x ले लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 3, और cot थीटा मतलब कितना 1/x प्लस tan थीटा मतलब कितना x, और माइनस का 2√3, और बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा देखिए 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x, और बराबर में कितना हो जाएगा 0। तो मेरे पास देखिए समीकरण बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस 3 और बराबर में 0। तो यहाँ पे 1 है तो 3 1 जा कितना हो जाएगा 3। अब 3 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने घटाने पे कितना है 2√3, तो √3 में √3 का गुणा करो तो कितना आ जाता है 3 आ जाता है, और √3 में √3 को जोड़ो तो कितना हो जाता है 2√3 हो जाता है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी √3, और x की वैल्यू √3 आई है, मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी है, tan थीटा की वैल्यू कितनी है √3, और tan थीटा की वैल्यू √3 किस में होती है 60 डिग्री में। तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। और बाकी नहीं तो आप इसको पुट करके भी कर सकते थे। देखिए यहाँ पे क्या है ये 3 cot थीटा, तो 3 cot थीटा मतलब 3 इंटू cot थीटा मतलब कितना होता है 1/√3 प्लस tan थीटा, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, और माइनस 2√3 बराबर में कितना हो जाएगा 0। तो ये देखो √3 से ये √3 टाइम कटेगा, √3 प्लस √3 कितने हो जाएंगे 2√3, और माइनस √3 प्लस के 2√3 माइनस के 2√3 से क्या होंगे कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 0 बराबर 0। तो कंडीशन क्या हो जाएगी सेटिस्फाई। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही हमारा आंसर जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप या तो वैल्यू पुट करके कर लीजिए, या फिर उसको हम आइडेंटिटीज के बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से स्टेशन P से Q की ओर चलना शुरू करती है। उसी समय एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन Q से P की ओर चलना शुरू करती है। यदि P और Q के बीच की दूरी 275 किलोमीटर है और रेलगाड़ियां 2.5 घंटे में एक दूसरे से मिलती हैं, तो स्टेशन P की ओर जाने वाली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें, है ना। तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, जैसे मान लो कि ये 2 स्टेशन है P और Q, ये 2 स्टेशन है P और Q। एक रेलगाड़ी है जो P से Q की ओर जा रही है, और एक रेलगाड़ी है जो Q से P की ओर जा रही है, ठीक है। और इनके बीच की दूरी हमें 275 किलोमीटर दे रखी है। पहली जो रेलगाड़ी है ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 2.5 घंटे में एक दूसरे से मिल जाती हैं। तो पहली रेलगाड़ी 2.5 घंटे में कितना चलेगी, देखो 1 घंटे में 60, 2 घंटे में 120, आधे घंटे में 30, और मतलब कितना चलेगी ये 150। तो यहाँ से यहाँ तक ये 150 किलोमीटर हो चुका है ना। P यहाँ पे आ गया है और Q भी यहीं पर आ गया है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 150, और यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी कितनी है 275। तो ये बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी 275 में से 150 को घटा लीजिए, मतलब 125। तो इसने Q ने कितनी दूरी तय किया है 125 किलोमीटर तय किया है, और P ने 150 किलोमीटर तय किया है। तब ये जाकर यहाँ पर एक दूसरे को दोनों ने मिलकर 275 किलोमीटर दूरी तय कर ली है। दो लोग कब मिलेंगे, जब दोनों के बीच की जो दूरी है वो कवर हो चुकी हो। जैसे मान लो एक व्यक्ति A है एक B है, उनके बीच की दूरी 300 किलोमीटर है, तो दोनों को मिलने के लिए कितना कवर करना पड़ेगा 300 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा। तो ऐसे ये दोनों को मिलने के लिए कितना कवर करना पड़ेगा 275। अब P हमें पता है कि 150 किलोमीटर चला है, तो बाकी का बचा 125 कौन चला होगा Q चला होगा। तो Q ने 125 किलोमीटर चला है, और कितने समय में 2.5 घंटे में, मतलब कितने में 2.5 में। तो ये 0 हटा लो, 25 पंजे 125 और 0, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो थोड़ा सा बस सिंपल क्वेश्चन है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वरुण और मधुर प्रत्येक ने भिन्न भिन्न योजनाओं में 25,000 रुपए का निवेश किया। वरुण ने 11% साधारण ब्याज प्राप्त किया, जबकि मधुर ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला 10% चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त किया। 2 वर्ष बाद किसने अधिक धन प्राप्त किया और कितना अधिक प्राप्त किया, है ना। तो सबसे पहले मैं देख लो, यहाँ पर 11% वार्षिक ब्याज है, तो 2 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा, साधारण ब्याज वाले को कितना मिल जाएगा 22%,
ठीक है। और जो चक्रवृद्धि ब्याज वाला है, तो चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए हम क्या करते हैं, 1 साल के लिए 1, 2 साल के लिए 2, ट्री मेथड, है ना। तो पहले साल मूलधन का 10% मिलेगा, अगले साल मूलधन का 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, इस धन का 10% और एक और मिलेगा। तो टोटल यहाँ पर कितना मिलेगा, 10, 10, 20 और 1, 21। तो यहाँ पर कितने परसेंट ब्याज मिलेगा, 21% मिलेगा। यहाँ पे कितना मिल रहा है, 22%। मतलब कुल मिला के 1% अधिक मिलने वाला है किसको, जिसने साधारण ब्याज, मतलब वरुण को। तो वरुण को 1% ज्यादा मिलने वाला, और वरुण का 1% धन का कितना आएगा, 25,000 है, 25,000 है। 1% निकालने के लिए 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो ये आ गया 1%, 250.00, मतलब कितना, 250 रुपए, और किसको, वरुण को। तो इस तरीके से हम आसानी से बिना अमाउंट निकाले, बिना इंटरेस्ट निकाले भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार 1350 रुपए में 15 दर्जन पेन खरीदता है और उन्हें 495 रुपए प्रति 5 दर्जन पेन के मूल्य पर बेचता है। उसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 15 दर्जन पेन खरीदा उसने, 15 दर्जन पेन खरीदा उसने, कितने के, 1350 रुपए के। तो हमें कितने बताना है, हम उसको जो भी खरीद और लाभ और हानि प्रतिशत कितने पे देखना पड़ेगा हमें, 5 दर्जन पर। क्यों, क्योंकि उसने सामान उसका कितना बिका है, 5 दर्जन बिका है। सबसे पहले हमें यहाँ ये देखना पड़ेगा कि उसने 5 दर्जन पेन खरीदा कितने में था। तो 15 दर्जन पेन कितने के थे, 1350 रुपए के। तो 5 दर्जन मतलब क्या करो, मैंने यहाँ पे 3 का भाग दे दिया, तो 3 का भाग दिया तो यहाँ कितना आ गया, 450। इसका मतलब है कि 5 दर्जन पेन की कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 450 रुपए। अभी उसने 5 दर्जन पेन बेचा कितने में है, 5 दर्जन पेन बेचा है उसने 495 रुपए में। तो देखो 450 का सामान था और बेचा कितने में है, 495 रुपए में। तो कितने का लाभ हो गया, 95 का, कितने पे, 450 पे इंटू 100। तो 45 से काट दो 10, 10 से काट दो 100, है ना। वैसे भी दिख रहा है इसका 10% आएगा, 45, है ना। तो कितने का लाभ हुआ है, 10% का लाभ हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न आलेख का अध्ययन करें और इसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पर 3 विषय हैं। नीले कलर से जो दिख रहा है वो है गणित, और मैजेंटा कलर से जो दिख रहा है वो है अंग्रेजी, और ग्रीन कलर से जो दिख रहा है वो है भौतिकी, है ना। और हमारे पास यहाँ पर 5 छात्र हैं, A, B, C, D और E। हमसे पूछा है D को गणित और भौतिकी में मिले कुल अंकों का B को अंग्रेजी और भौतिकी में मिले कुल अंकों से अनुपात क्या है। तो D को गणित और भौतिकी, D को गणित और भौतिकी, गणित मतलब कितना, 50, और भौतिकी मतलब कितना, 40। तो कितना हो गया इसका कुल अंक, 90। और B को अंग्रेजी और भौतिकी, B को अंग्रेजी और भौतिकी, अंग्रेजी कितना है, 60, और भौतिकी कितना है, 80। तो कितना हो गया, 140। तो ये 0 से 0 कट गया, क्या अनुपात बना, 9:14, है ना। यदि x माइनस 2/x बराबर 4 है तो x² प्लस 4/x² का मान ज्ञात कीजिए, ना। तो कुछ नहीं है, स्क्वायर करना है, तो मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूँ। x का a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लूंगा, तो a² प्लस b², है ना। तो x का स्क्वायर हो गया x², और 2/x का स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर 4, और x का स्क्वायर x², है ना। तो a² प्लस b² माइनस 2ab बराबर कितना हो जाएगा, ये 16। तो ये x से x कट गया, तो यहाँ पर इसका मान हमें ज्ञात करना था। और ये क्या देखिए, ये माइनस में 2 × 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4, और माइनस के 4 यहाँ के ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के 4। तो 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20। तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पर कितना होने वाला है, 20 होने वाला है। तो वैसे भी हमें क्या याद रखना है, जब हम माइनस करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो 2ab को हमें जोड़ना पड़ता है, और जब हम प्लस का स्क्वायर करते हैं तो 2ab को हमें घटाना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस में यदि मैं 2ab का मान निकालूं तो कितना आ जाएगा, 2ab। तो ये कितना हो जाएगा, 4, और 4 हमें इस तरफ जोड़ना पड़ेगा। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 16 और 4 कितने हो जाएंगे, 20, है ना। तो ऐसे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, जब हमारी प्रैक्टिस हो रखी होती है तो हम उसको डायरेक्ट ऐसे याद रखते हैं कि माइनस में है तो प्लस करना है, प्लस में है तो माइनस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी धात्विक बेलनाकार पाइप का आयतन 3564 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसकी बाह्य त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और मोटाई 3 सेंटीमीटर है तो पाइप की लंबाई ज्ञात करें। तो ये खोखले बेलन का प्रश्न है। खोखला बेलन कैसे बनता है, देखिए, जैसे मान ले ये एक बेलन है ना, ये एक पाइप है, और ये जो है इसकी मोटाई जो है वो इससे पता चल जाएगी,
है ना। ये जो इसका सर्कल बनेगा वो क्या बनेगी इसकी मोटाई। तो देखिए इसकी जो बाह्य त्रिज्या है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। जैसे इसकी बाह्य त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, और इसकी मोटाई कितनी है, 3, तो आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर। ओकले बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इंटू एच, और आयतन हमें कितना दिया हुआ है, 3564, है ना। तो पाई का मान रख लेता हूं मैं 22/7 इंटू, देखिए कैपिटल R स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और स्मॉल r स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। 144 में से 81 गया तो कितना हो जाएगा ये 19 और 44, 19 44 कितना होगा 63, है ना। और इंटू कितना हो जाएगा h, बराबर में कितना हो जाएगा 3564। तो मैं इसको देखिए 11 से काट लेता हूँ, 11 दूनी 22, 11 से काटो 11 तिया 33, बचेगा 2, 11 दूनी 22, बचेगा 4, 11 चौके 44, है ना, ये अलग है। उसके बाद देखिए मैं 7 से काट देता हूँ इसको 9 बार, और 9 से काट देता हूँ इसको 9 तिया 27, 9 तिया 27, बचेगा 6, 9 छक्का 54, 2 से काट दूंगा इसको कितनी बार कटेगा 18 बार। तो h बराबर कितना आ जाएगा 18। तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पर कितना हो जाएगा 18, है ना। तो जो मोटाई दी हुई रहती है इस पर फोकस करना है। कई बार हम क्या गलती करते हैं, हम इसको मान लेते हैं कैपिटल R और इसको मान लेते हैं स्मॉल r, जबकि मोटाई जो है वो त्रिज्याओं में से घट जाती है ना। जैसे 12 बाहरी त्रिज्या है और मोटाई 3 है, तो बाकी की आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी 9, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फरवरी 2020 के दौरान श्यामलाल की औसत दैनिक आय 560 रुपये थी। पहले 16 दिनों के लिए औसत आय 590 थी और अंतिम 16 दिनों के लिए औसत आय 500 रुपये थी। तो 14, 15 और 16 फरवरी को उसकी औसत आय ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पर क्या होगी कि फरवरी हम यहाँ पे 28 के ले लेंगे, तो सबसे बड़ी गलती ये हो गई, क्योंकि 2020 है तो ये लीप ईयर है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि फरवरी कितने दिन की है, यहाँ पे 29 दिन की है। ठीक है, देखिए हमारी जो संख्याएं हैं में 1 से लेके 29 तक, इन सभी का औसत कितना दिया हुआ है मुझे 560। ठीक है, और जो 16 संख्याएं हैं 1 से लेके 16 तक का है, औसत कितना दे रखा है मुझे 590। और जो अंतिम है मतलब 14 से लेके 29 तक, अंतिम जो 16 है उनका औसत कितना दे रखा है मुझे 500। ठीक है, तो ये वाला देखिए, ये वाली जो 16 संख्याएं ये औसत से कितनी है 30 ज़्यादा, कितनी संख्या है 16, मतलब टोटल अधिकता कितने की आ गई 480 की। और यहाँ पर अगर अपन कंपेयर करें तो ये कितनी है 500, और सबका औसत कितना 560, मतलब यहाँ कितने की है 60 की कमी, कितनी संख्याओं में 16 में, तो टोटल कितने की है 960 की कमी है। यदि मैं टोटल कमी और अधिकता को देखूं तो यहाँ पर मुझे 960 की कमी 480 की अधिकता, मतलब ओवरऑल देखें तो मेरे पास 480 की कमी है। और ये 480 की कमी क्यों आ रही है, देखिए 1 से लेके 16 तक में भी 14, 15, 16 है, और 29 से लेके 14 तक में भी 14, 15, 16 है। तो ये जो 14, 15, 16 तीन संख्याओं के कारण 480 की कमी आ रही है। तो तीन संख्याओं में 480 की कमी है, मतलब एक संख्या में कितने की कमी है, ऑन एन एवरेज 160 की कमी है। तो जो तीन संख्याओं का औसत है 14, 15, 16 का, ये हमारे मेन औसत से 160 क्या होगा, कम होगा। तो हमारा मेन औसत कितना था 560, तो 560 में से 160 को माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा 400। तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पर कितना हो जाएगा 400, है ना। तो मैंने एवरेज की एक अपनी कंप्लीट वीडियो बनाई है। एवरेज की मेरे एक पार्टीशन में भी वीडियो है, 5 वीडियो है उसमें, मैंने उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया, एवरेज के हर टाइप को कवर किया है। और एक मेरी एवरेज की कंप्लीट वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा। वहां पर मैंने हर टाइप के एवरेज के क्वेश्चन को बिना बेसिक मतलब कैलकुलेशन किए कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमें दिया है 5 विभिन्न संस्थानों में जो PQRST है, और इनमें हमें बैंक क्लर्क के अभ्यर्थियों की संख्या दी हुई है। ठीक है, तो इसमें नामांकित अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है 5500, और उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है, उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है 3300। अब क्वेश्चन में पूछा है कि संस्थान S से उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों का उसी संस्थान के नामांकित होने वाले अभ्यर्थियों से अनुपात क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, ये जो कुल अभ्यर्थी कितने हैं 5500, तो S है, S कितना है 18% है, तो 5500 का 18% निकालना है मुझे, 5500 का 18% निकालना है, और उससे अनुपात बताना है मुझे उत्तीर्ण का। तो उत्तीर्ण कितने हैं S में 24%, तो 3300 का कितना हो जाएगा, 3300 का 24% क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएगा। तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कर दिया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 6 चौके 24, 6 तिया 18,
5 से 11 से काट दिया मैंने 5 बार, 11 से काट दिया 3 बार, 3 से 3 भी कट गया, तो क्या अनुपात बना 5:4। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा। अच्छा, मुझे पहले उत्तीर्ण वाले का बताना था, मतलब मैं किसका बताऊंगा 4:5 का, है ना। अगर इसमें 5:4 होता तो मैं गलत टिक कर देता, लेकिन अभी मुझे दिख गया था, तो ये कितना है 4:5 है ना, क्योंकि 5:4 कहीं भी दिया हुआ नहीं था। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि पहले क्या पूछा है, तो पहले क्या पूछा था उत्तीर्ण वाला, तो उत्तीर्ण वाला मुझे पहले लेना है ना। तो ये वाला जो था इसको मुझे आगे लिखना था और इसको मुझे पीछे लिखना था, तो ऐसी मिस्टेक हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि x² + 1/x² बराबर 3842 है तो x + 1/x का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया हुआ है x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, है ना। अगर यहाँ पे +2 और हो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x² + 1/x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 का मान कितना है 3842, और इसमें मैंने 2 और ऐड कर लिया, तो ये क्या बन गया x² + 1/x² का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया 3844। तो मुझे पता करना है ये किसका स्क्वायर है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 3844। 4 किस किस में आता है 2 में और 8 में, है ना। 2 2 जा 4 और 8 8 जा 64 में 4 आता है यूनिट डिजिट। अब मैं क्या करूंगा 2 अंक छोड़ के बाकी की संख्या देखूंगा, तो कितना बचेगा 38। 38 से छोटा स्क्वायर रूट किसका है, स्क्वायर किसका है 6 का है 36। इसको 1 बढ़ाऊंगा कितना लिखूंगा 7, तो 6 7 कितना हो जाएगा 42। और ये जो मेरा 42 है, ये जो मेरा क्वेश्चन है 38 इस 42 से क्या है छोटा है, तो मैं कौन सी संख्या लूंगा छोटी। तो यहाँ से आएगा 6 और यहाँ से आ जाएगा 2। तो करेक्ट मेरा ये किसका स्क्वायर रूट है का स्क्वायर है 3844। तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा x² + 1/x²। जो स्क्वायर रूट से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा केवल 62। अब देखिए फिर मैं यहाँ पे +2 कर दूं तो ये क्या बन जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे +2 करूंगा तो कितना हो जाएगा 64। 64 मतलब क्या 8 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो x + 1/x की वैल्यू कितनी आ गई है मेरी यहाँ पर 8 आ गई है। तो x + 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, है ना। तो ये अलजेब्रा के बेसिक क्वेश्चन है। मैंने अलजेब्रा की एक बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो भी बनाई है, वहां पर आप देखिएगा, मैंने इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी शहर की जनसंख्या 2018 में 15%, 2019 में 10% की वृद्धि हुई। एक महामारी के कारण 2020 में 10% की कमी हुई। 3 वर्षों में शहर की जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसे मैं मान लेता हूँ इसमें शहर की जनसंख्या में मान लेता हूँ कि 100 थी, ठीक है। तो 100 से 2018 में 15% बढ़ी तो कितनी हो गई 115। 2019 में 10% की वृद्धि हुई, तो 10% की वृद्धि मतलब 11.5 की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा ये 126.5। ठीक है। 2020 में महामारी के कारण क्या हुई 10% की कमी हो गई, तो 10% की कमी मतलब 12.65 की क्या हो जाएगी कमी। तो 126.5 में से 12.65 की क्या करना है मुझे कमी, तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5 में से 2 गए 3 और ये हो जाएगा 11, तो कितना हो गया 113.95। तो पहले कितनी थी 100, अभी फाइनल कितनी हो गई है 113.95, तो कितने की वृद्धि हो गई है 13.95% की वृद्धि। तो करेक्ट आंसर मेरा कितना हो जाएगा, मैंने कुछ गलत घटा दिया क्या, अच्छा हाँ यहाँ पे 4 आएगा, 14 में से 6 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा ये 113.85, तो कितने हो जाएगी 13.85 की वृद्धि। तो करेक्ट आंसर मेरा कितना हो जाएगा 13. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, मैं पहले इसको सिंप्लीफाइड कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा देखिए 31 कितना हो जाएगा ये 31 पंजे 155, 155 + 2 157 बटा कितना हो जाएगा 157/5 डिवाइडेड बाय। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा तो 7 चौके कितना हो जाएगा 28, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, फिर 12 से इसको डिवाइड करूंगा 12 कम 12 बचेगा 4, 12 चौके 48, तो ये कितना हो गया 14 प्लस यहाँ पर देखिए ये 33 डिवाइडेड बाय 2/5 है, तो कितना हो जाएगा ये 33 × 2/5 मतलब ये कितना हो जाएगा 66/5। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 7 पन्ना 35, 35 और 3 38/5 और माइनस ये हो जाएगा 3 5 15, 15 और 2 17/5। तो मैं क्या करता हूँ इसमें एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ पे सबका है ना 1 है ना 5 ले लेता हूँ, तो ये 157
5 को यहीं रहने दो, डिवाइडेड बाय, इस पूरे को सॉल्व करने के लिए मैं एलसीएम ले लेता हूँ 5। तो कितना हो जाएगा ये 14 पंजे 70, 5 से डिवाइड करो 66, 5 से डिवाइड किया 38, माइनस 5 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 17। ठीक है, यहाँ पर 38 में से 17 गए तो कितना बचेगा 21, 21 और 70 कितना हो जाएगा 91, 91 में 66 जोड़ेंगे तो 90 और 60 हो गया 150, 157/5 है ना। तो ये पूरा कितना बन रहा है 157/5 और ये पूरा भी सॉल्व होके कितना आ रहा है 157/5। तो 157/5 डिवाइडेड बाय 157/5 मतलब कितना 1। तो ये बस सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं कैलकुलेशन करना होता है बस। चलिए ना, अगला क्वेश्चन है हमारा √x + 1/√x बराबर √6 है, तो x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसके लिए एक तरीका ये है कि पहले मैं इसका स्क्वायर कर लूँ तो कितना हो जाएगा x के रूप में आ जाएगा, फिर स्क्वायर करूंगा तो x², फिर क्यूब करूंगा तो x की पावर 6 आ जाएगा। तो 1 बाई 1 हम इसको करना शुरू करते हैं। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये x + 1/x a² + b² + 2ab का 2 आएगा, वो इस तरफ जाके मैं घटा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए कितना बनेगा x + 1/x बराबर 6 में से 2 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 4। तो x + 1/x की वैल्यू आ गई 4। अब मैं क्या करूं, इसमें सीधे क्यूब निकाल लूं। तो क्यूब निकालने के लिए क्या करूंगा, देखो x³ + 1/x³ + 3ab इन ब्रैकेट a + b है ना, बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। तो x³ + 1/x³ बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, इधर घट जाएंगे तो कितना बचेगा 52। अब मैं क्या करूं, इसका स्क्वायर कर लेता हूं। तो कितना हो जाएगा, देखिए x की पावर 6, x की पावर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x की पावर 6 a² + b² + 2ab का क्या आएगा 2, और वो इस तरफ आके क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो 52 का स्क्वायर कितना आएगा, 52 का स्क्वायर आ जाएगा 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 और 10 20 की शून्य हासिल के 2, 5 5 25 और 2 27। तो 2704 आएगा और ये 2 आके इधर घट जाएंगे तो कितना बचेगा 2702। तो करेक्ट आंसर मेरा कितना होने वाला है 2702। करेक्ट आंसर कितना होने वाला है मेरा 2702। ओ केंद्र वाले वृत्त में पीए और पीबी बाह्य बिंदु पी से क्रमशः ए और बिंदु की स्पर्श रेखाएं हैं। यदि कोण ए पी बी बराबर 42 डिग्री है तो कोण ए ओ बी का मान ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए बढ़िया डायग्राम बन गया, आज डिजिटल बोर्ड का फायदा मिल रहा है मेरे को। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या बिंदु P, ये हो गया बिंदु A और ये हो गया बिंदु B। तो PA और PB क्या हो गई स्पर्श रेखा है। मान लो ये बिंदु O जो है वो वृत्त का केंद्र है और OA और OB क्या हो गई वृत्त की त्रिज्याएं और POP क्या हो गई केंद्र रेखा। देखिए यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनता है 90 का, और यहाँ पे कितने का बनता है 90 का। और हमें दिया है APB बराबर कितना दे रखा है हमें 42 डिग्री। APB कितना दे रखा है 42 डिग्री। अगर मैं इसको चार कोणों को देखूं तो ये 90 है, 90 हो गया 180, और ये कितना है हमें बताना है, और ये कितना है 42। तो इन दोनों का योग भी कितना होगा 180। जब ये 42 है तो ये कितना होगा 138 अंश। तो कोण AOB ये वाला कोण कितना होगा 138 अंश। तो याद रखना है हमें, ये वाला कोण केंद्र पर बनने वाला कोण और बिंदु पर बनने वाले कोण का योग कितना होता है 180 अंश। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90-90 डिग्री के कोण बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है। ए को किसी कार्य को करने में बी से 24 दिन कम लगते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो 3 गुना कार्य कुशल है, मतलब उनकी इफिशियंसी जो है ए की बी से 3 गुना है। तो बी यदि 1 यूनिट करता है तो ए कितना करेगा 3 यूनिट करेगा, और ए किसी कार्य को करने में बी से 24 दिन कम लेता है। तो यदि हम इसमें डेज का रेशियो बना लें, अगर हम डेज का रेशियो बना लें तो कितना बन जाएगा 1 और 3, क्योंकि इफिशियंसी का 3 और 1 है तो डेज का कितना हो जाएगा 1 और 3। अब बोला कि बी से 24 दिन कम लेता है तो डी का रेशियो कितना कम है 2, और वैल्यू दिन कितने कम लग रहे हैं 24। तो एक पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, मतलब ए 12 दिन में करता है और बी कितने दिन में करता है 36 दिन में करता है। दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाए। ए करता है फिर हम इसको कैसे कर लेंगे, ए करता है 12 दिन में और बी करता है कितने में 36 दिन में। तो एलसीएम आ गया 36, ये 3 ये 1, तो कितना 36/4 मतलब कितने दिन लगेंगे 9 दिन। कुल काम बटे दोनों का 1 दिन का काम, तो लगने वाले दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी 9। चलिए, तो ये आज के हमने 25 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अगली शिफ्ट में हम नेक्स्ट जो शिफ्ट होगी उसमें और अगले 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे। थैंक यू।